हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल कॉमर्स कॉर्नर। आज हम अपनी बिजनेस टर्मिनोलॉजी जो अपना चैप्टर था उसमें से कुछ टर्म्स हमने पढ़ ली थी और बाकी जो टर्म्स आज की वीडियो में हम कवर कर रहे हैं। हमारी टर्म जो आती है वो है हमारा एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस और एक्सपेंडिचर में मेन एक डिफरेंस क्या होता है, दोनों नाम सेम लग रहे हैं आपको कि एक्सपेंसेस हैं वही एक्सपेंडिचर हैं, लेकिन नहीं। एक्सपेंसेस जो हमारे होते हैं वो हमारे पार्टिकुलर एक अकाउंटिंग पीरियड से रिलेटेड होते हैं। उस अकाउंटिंग पीरियड में चाहे इनको हमें पे किया हो या ना किया हो, ये सभी इन सभी को इसमें शामिल करेंगे। लेकिन एक्सपेंडिचर वर्ड को हम तभी यूज करते हैं जब हमने एक्चुअल में उसकी पेमेंट कर दी हो। एक्सपेंसेस क्या होता है? एक्सपेंसेस इज द कॉस्ट इनकर्ड इन प्रोड्यूसिंग और सेलिंग द गुड्स एंड सर्विस। गुड्स या सर्विस, अगर हम जैसा भी बिजनेस कर रहे हैं गुड्स में या सर्विस में, उनकी जो कॉस्ट होती है, ये एक्सपेंसेस जो होते हैं वो हमारे हेल्पफुल होते हैं रिवेन्यू जनरेट करने में। और इसके लिए गुड्स पर या सर्विस पर जितना भी हम खर्चा करते हैं, जो हमारी टोटल कॉस्ट होती है, उसको हम एक्सपेंसेस कहते हैं। क्या क्या इसमें शामिल किया जाता है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, की गुड्स जो बेचने वाले हैं उस पर जितनी भी कॉस्ट लगी है, प्रोड्यूसर से होलसेलर से अब अपने सामान को हम लेकर आए हैं तो उस पर जितना भी खर्चा आया है। इसके बाद हम कोई रेंट्स, कमीशन, सैलरी, एडवर्टाइजमेंट पर खर्चा कर रहे हैं, ये सभी खर्चे हमारे एक्सपेंसेस में शामिल हैं। एक्सपेंडिचर क्या है कि एक तरीके से पेमेंट है। एक्सपेंडिचर का आप दूसरा नाम शॉर्ट में आप लिख सकते हो पेमेंट है, क्योंकि अगर हम एक्चुअल में पे कर रहे हैं उसी टाइम पे उसको एक्सपेंडिचर नाम देंगे। लेकिन एक्सपेंसेस हैं उसमें कुछ ऐसे एक्सपेंस भी शामिल होते हैं जो अपने इसी टाइम पीरियड से रिलेटेड हैं। जैसे हमारा 12 मंथ का टाइम पीरियड है उससे रिलेटेड है। जैसे मान लो हम अपने वर्कर्स को सैलरी दे रहे हैं, सैलरी हम इनको 12 मंथ की दे रहे हैं, लेकिन बाई चांस हम अपने कर्मचारियों को 10 महीने की ही सैलरी दे पाए हैं, 2 महीने की सैलरी हमारी बकाया है। अब अगर एक्सपेंडिचर की बात करते हैं तो अगर पर मंथ हम 1000 रुपये दे रहे हैं, हमने पेमेंट अभी 10 मंथ की ही की है, तो 1000 रुपये की 10 मंथ के हिसाब से 10,000 रुपये जो है वो तो हमारा क्या हुआ है? एक्सपेंडिचर हुआ है। लेकिन हमारा एक्सपेंसेस अब क्या हो गया? उस पूरे टाइम पीरियड का जो एक्सपेंसेस होगा, उस टाइम पीरियड से रिलेटेड होगा, वो हमारे एक्सपेंसेस में शामिल होंगे। अब हम अगर अपने कर्मचारियों को 12 मंथ की सैलरी देनी थी, पे हमने सिर्फ 10 मंथ की है, तो वो हमारा एक्सपेंडिचर है 10 मंथ का। तो लेकिन एक्सपेंसेस में आप जो बचे हुए 2 मंथ हैं उनकी सैलरी को भी आउटस्टैंडिंग सैलरी नाम से आप ऐड करोगे, हमारा एक्सपेंसेस होगा वो हमारे 12 मंथ का ही होगा। इनकम हमारा क्या होगा कि जैसे हम गुड्स में बिजनेस कर रहे हैं तो गुड्स बेचने से जो पैसा हमें रिसीव हुआ है, देखो गुड्स बेचने से टोटल पैसा रिसीव हुआ है उसको हम रिवेन्यू नाम देते हैं। और अभी हम जो एक्सपेंसेस की बात कर रहे थे उसमें टोटल एक्सपेंसेस को घटा देंगे तो उसके बाद जो पैसा बचेगा वो हमारी इनकम रहेगी। क्या कह रहा है? इनकम डिफरेंट होती है रिवेन्यू से। मतलब रिवेन्यू तो हमारा, जैसे मान लो हमारे पास एक 1000 रुपये का सामान है, 1000 रुपये का सामान मतलब हमने अपने किसी गुड्स को अपने होलसेलर से या प्रोड्यूसर से ख़रीदा है, उसके बाद उसको अपने प्लेस तक लेकर आए हैं, उस पर और कोई भी पैकिंग वगैरह का जो खर्चा हुआ है वो सभी खर्चे हमारे 1000 रुपये हुए हैं। तो इन 1000 रुपये में से अब अगर इस प्रोडक्ट को हम बेचना चाहते हैं 200 रुपये सरप्लस करके, 1200 रुपये में इसको हम बेच रहे हैं, तो ये 1200 रुपये जो होंगे वो तो हमारी होगी रिवेन्यू। लेकिन हमारी इनकम कौन सी हुई है? अब हमारा जो 1200 रुपये रिवेन्यू हुआ उस पर एक्सपेंसेस हम 1000 रुपये कर चुके हैं, तो इन 1000 को घटाने के बाद जो सिर्फ सरप्लस हमारा रहा है ना, वो हमारी इनकम होगी। इस बात को आपको याद रखना है। सरप्लस ऑफ रिवेन्यू ओवर एक्सपेंसेस इज कॉल्ड इनकम। इनकम का हमारा फॉर्मूला भी है कि रिवेन्यू जितना भी आता है, कि पैसा हमारा टोटल किसी प्रोडक्ट को बेचने से, किसी सर्विस को प्रोवाइड करने से जो भी टोटल पैसा आता है उसको तो हम कहते हैं रिवेन्यू। और उस रिवेन्यू में से जो उस गुड्स या सर्विस पर जो हम पहले खर्चा कर चुके हैं उसकी जो कॉस्ट है उसको जो हम एक्सपेंसेस कह रहे हैं, उसको घटाने के बाद जो पैसा बचेगा वो हमारी इनकम रहेगी। इन टर्म्स को आपको अच्छे से याद रखना है। इसके बाद कह रहा है प्रॉफिट क्या होता है। प्रॉफिट हमारा क्या है कि जो टोटल रिवेन्यू हमारी हुई, टोटल हमारी जो प्रोडक्ट को या सर्विस प्रोवाइड करने से जो पैसा हमारे पास आया, उस पैसे में से अगर आप टोटल हमारा एक्सपेंसेस जितना हुआ था उसको घटा दोगे तो वो हमारा प्रॉफिट होगा। देखो पार्टिकुलर किसी एक ट्रांजेक्शन से रिलेटेड अगर बात करते हैं, एक ट्रांजेक्शन से हमारा जितना रिवेन्यू हुआ उसमें से हमने एक्सपेंसेस को घटाया तो वो हमारी इनकम बनी। और अगर किसी मंथ की, किसी साल की अगर टोटल कर लेते हैं सभी रिवेन्यू को, सभी एक्सपेंसेस को, और उसके बाद इस डिफरेंस को देखते हैं तो वो हमारा प्रॉफिट बन जाता है। और
प्रॉफिट की तरह ही एक शब्द आता है हमारे पास गेन। दोनों का ही एक बात है कि हमें प्रॉफिट बेनिफिट हो रहा है, मतलब पैसा जो है सरप्लस में प्राप्त हो रहा है जितने खर्चे हुए हैं। लेकिन जो जनरल जो रेवेन्यू नेचर के हैं, जो प्रॉफिट एंड लॉस से हम कैलकुलेट कर रहे हैं, वो हमारा प्रॉफिट होता है। लेकिन जो कैपिटल एक्सपेंडिचर और कैपिटल रेवेन्यू का जो डिफरेंस होगा उसको हम गेन कहेंगे। मीन्स फिक्स्ड एसेट्स हैं, बिजनेस में हेल्प करने के मकसद से जो एसेट्स खरीद कर लेके आ रहे हैं, उनको बेचने से अगर कोई प्रॉफिट हो रहा है, कोई बेनिफिट हो रहा है, तो उस बेनिफिट को आप गेन नाम दोगे। मीन्स मेनली हमें इसमें एक बात याद रखनी है कि जो फिक्स्ड एसेट्स हैं उनको बेचने से, फिक्स्ड एसेट्स को बेचने से अगर आपको उस पर सरप्लस प्राप्त, जैसे मान लो एक एसेट्स है आपने 10 लाख में खरीदी थी, उसको 2 साल 4 साल बाद अगर आप बेच रहे हो 12 लाख में, आपने बेच दिया, तो ये 2 लाख रुपए है, इसके लिए आप प्रॉफिट शब्द यूज नहीं करोगे। क्योंकि प्रॉफिट किसके लिए यूज होता है? जो रिवेन्यू नेचर का हम बिजनेस कर रहे हैं उसके लिए हम प्रॉफिट शब्द यूज करते हैं। मेन डिफरेंस यही है गेन और प्रॉफिट में कि अगर गुड्स को बेचने से अगर आपको बेनिफिट हुआ तो वो प्रॉफिट होगा, एसेट्स को बेचने पर आपको कोई बेनिफिट हुआ है तो उसको हम नाम देंगे गेन। इसी तरह अगर लॉस की बात करते हैं तो जैसे अभी हम बात कर रहे थे, प्रॉफिट हमारा क्या होगा? टोटल रिवेन्यू में से टोटल एक्सपेंडिचर घटा रहे हो, तो टोटल रिवेन्यू में से एक्सपेंडिचर घटाने के बाद अगर सरप्लस रिवेन्यू का है तो वो हमारा प्रॉफिट हो जाएगा। और अगर सरप्लस हमारा एक्सपेंसिस रह जाता है, रिवेन्यू कम हुई है लेकिन एक्सपेंसिस इस पर कॉस्ट हम ज़्यादा लगा चुके हैं, तो वो हमारा क्या हो जाएगा? वो हमारा लॉस हो जाएगा। इसके बाद वर्ड आ रहा है परचेज। परचेज क्या है कि जब आप बिजनेस कर रहे हो और बिजनेस में जिस भी प्रोडक्ट को आप बेचने के मकसद से खरीद कर लेके आए हो, जिन्हें हम गुड्स कहते हैं, तो गुड्स को जब भी आप खरीदते हो तो गुड्स खरीदने पर आप एक वर्ड यूज करोगे कि हमने गुड्स को क्या किया है? परचेज किया है। गुड्स हमारा यूज होता है, परचेज शब्द हमारा यूज होता है गुड्स को परचेज करने के टाइम। एक बात और आती है हमारी परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न का क्या मतलब है कि जब हमने कोई हमने गुड्स परचेज किया है और बाई चांस वो गुड्स हमारा किसी भी तरीके से उसमें कोई भी डिफ़ॉल्ट आ जाता है, तो सप्लायर को जब इसको वापस भेज रहे हो आप, तो उसके लिए एक टर्म यूज करोगे आप, परचेज रिटर्न कर रहे हो। इसके बाद आ रहा है सेल, कि हम जो डेली बिजनेस करेंगे, जिस प्रोडक्ट को हम बेचने के मकसद से खरीद कर लेके आए थे और उस प्रोडक्ट को अगर आप अपने कस्टमर को आप बेच रहे हो तो उसके लिए हम वर्ड यूज करने हैं सेल। इसी तरह जैसे परचेज को अगर आप रिटर्न कर सकते हो, तो हमारा बेचा हुआ प्रोडक्ट भी अगर कस्टमर को संतुष्ट नहीं करता है, जो हमने उसकी क्वालिटी बताई उसके अकॉर्डिंग अगर उसे रिसीव नहीं हो रहा है, तो कस्टमर अगर अपना प्रोडक्ट हमें रिटर्न कर रहा है तो उसके लिए हम शब्द यूज करेंगे कि सेल्स जो हमने किया था वो रिटर्न हो गया, सेल रिटर्न वर्ड यूज करेंगे। इसका दूसरा नाम एक सेल इनवर्ड भी हो सकता है कि हमने सेल जो किया वो वापस हमारे पास इनवर्ड हो गया, वापस आ गया। गुड्स की बारे में हम बात पहले ही कर ही चुके हैं कि जो आप रीसेल के लिए जिसे आप परचेज कर रहे हो, जिस प्रोडक्ट को बेचने का आप बिजनेस करोगे, उस प्रोडक्ट के लिए ही हम शब्द यूज करते हैं। उस प्रोडक्ट को ही हम क्या कहते हैं? गुड्स कहते हैं, जो आप बेचने के मकसद से लेके आए हो, जिस चीज़ का आप बिजनेस कर रहे हो। इसके बाद आता है स्टॉक और स्टॉक इन ट्रेड। स्टॉक का मतलब है कि जिस प्रोडक्ट को आप रीसेलिंग के लिए, बेचने के लिए आप परचेज करके लेके आए हो, जिन गुड्स को, उन गुड्स को जो है हम क्या कहते हैं कि हमारा साल के एंड में जो सामान बच जाता है अनसोल्ड, उसके लिए हम यूज करते हैं शब्द स्टॉक, कि वो हमारा क्लोजिंग स्टॉक हो गया। और अगर पहले से पिछले साल का बिना बिका हुआ सामान अगर 1 अप्रैल को हम लेकर आ रहे हैं तो उसको हम क्या कहेंगे? ओपनिंग स्टॉक कहेंगे। बिना बिका हुआ सामान जो भी हमारे पास रखा है उसको हम स्टॉक नाम देंगे। स्टॉक के बाद एक शब्द आता है इन्वेंट्री। इन्वेंट्री को भी स्टॉक के रूप में ही जानते हैं, लेकिन दोनों में डिफरेंस मेन जो क्या है, स्टॉक जो होता है वो हम क्या करते हैं? प्रोड्यूसर से जो है सामान बनाया खरीद कर लेके आए हैं, और जो हमारे पास बिना बिका, अभी लास्ट में जब भी हम अकाउंट तैयार करते हैं, लास्ट 31 मार्च को जो सामान बिना बिका रह गया उसके लिए हमने सामान वर्ड यूज कर दिया स्टॉक। अगर आप प्रोड्यूसिंग का भी काम कर रहे हैं तो तब आपके पास क्या होगा कि कुछ मटेरियल ऐसा होगा जो रॉ मटेरियल आप खरीद के लाए थे उसका स्टॉक भी बचा होगा, कुछ हमारा कार्य चल रहा होगा, फाइनल फिनिश गुड्स में भी नहीं बदला होगा और रॉ मटेरियल भी नहीं रहा होगा, वर्क इन प्रोग्रेस जिसको नाम देते हैं, ऐसा भी होगा। कुछ हमारा गुड्स जो है फिनिश्ड भी हो चुका होगा, बेचने योग्य भी बन चुका होगा। इस तरीके से तीनों ही टाइप का सामान जो है वो हमारा स्टॉक के रूप में बचा होगा। इसलिए इन तीनों को अलग अलग नाम ना देकर, इन तीनों का अलग अलग स्टॉक ना बोलकर हम
क्या बोलते हैं, अगर मैन्युफैक्चरिंग या प्रोड्यूसिंग का अगर हम काम कर रहे हैं तो उसके लिए हम शब्द यूज करते हैं इन्वेंट्री। ये एक शब्द आ रहा है ट्रेड रिसीवेबल्स। ट्रेड रिसीवेबल्स हमारे क्या होते हैं कि अमाउंट रिसीवेबल्स ऑन अकाउंट ऑफ सेल्स ऑफ गुड्स और सर्विस रेंडर्ड बाय द कंपनी इन नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। मीन्स हमारी कंपनी द्वारा कोई गुड्स बेचा जाता है या कोई सर्विस प्रोवाइड की जाती है, उसके बदले में जो अमाउंट हमें रिसीव होनी है, अभी तक रिसीव नहीं हुई है, रिसीव होने वाली है, उसी अमाउंट को हम के लिए हम क्या शब्द यूज कर रहे हैं, ट्रेड रिसीवेबल्स कह रहे हैं। इसमें हम डेटर्स को भी शामिल करते हैं, बिल रिसीवेबल्स को भी शामिल करते हैं। अब हम समझते हैं कि ये बिल रिसीवेबल और डेटर्स होते क्या हैं। डेटर्स जो हैं ये ऐसे पर्सन हैं जिनको हम उधार में सामान बेच देते हैं, लेकिन इनसे अभी तक हमें पेमेंट उस गुड्स की या उस सर्विस की हमें जो हमने इनको प्रोवाइड की है उसके बदले में पैसा हमें प्राप्त नहीं हुआ है, पेमेंट इनकी अभी बाकी है। तो पार्टिकुलर उन पर्सनस को जिनको हम सामान उधार में बेचते हैं उन्हें क्या कहते हैं, डेटर्स शब्द उनके लिए यूज करते हैं। डेटर्स की तरह ही बिल रिसीवेबल हैं। बिल रिसीवेबल में सिर्फ इतना फ़र्क है कि बिल रिसीवेबल्स में क्या करते हैं कि जो सामान उधार खरीदने वाले पर्सन है वो एक बिल ऑफ एक्सचेंज, एक डॉक्यूमेंट्स होता है, उस पर पार्टिकुलर डेट और जो आदमी सामान उधार खरीद रहा है, जिसको आगे पे करना है, ड्रोवर हैं, ड्रोई हैं, इन सभी का नाम उस पर लिखा होता है, कौन पे करेगा, कौन उस पेमेंट को रिसीव करेगा, ये सभी चीज़ें उसमें लिखी होती हैं। तो ये बिल ऑफ एक्सचेंज के थ्रू अगर आप गुड्स को उधार में बेच रहे हो तो उसको हम डेटर्स की जगह नाम सिर्फ क्या दे देंगे, बिल रिसीवेबल्स दे देंगे। इसी तरह हमारा ट्रेड पेबल्स है, जैसे डेटर्स हैं, उसी तरह हम क्या करते हैं कि हम भी कहीं ना कहीं से सामान अपने प्रोड्यूसर या अपने होल सेलर से हम क्या करते हैं, सामान उधार में खरीदते भी हैं बिजनेसमैन। तो जब बिजनेसमैन खुद जो है गुड्स को परचेज कर रहा है और कैसे परचेज कर रहा है, वो उधार में ही परचेज कर रहा है जिसकी पेमेंट उसने अभी तक नहीं की है। तो जब हम सामान उधार में खरीद रहे हैं उसकी पेमेंट हम कुछ टाइम के बाद करने वाले हैं, तो उसके लिए हम शब्द यूज करते हैं ट्रेड पेबल। अब ट्रेड पेबल्स भी हमारे क्या हैं, क्रेडिटर्स हैं और बिल पेबल्स हैं। बिल ऑफ एक्सचेंज का यूज अगर हम कर रहे हैं तो उसको बिल पेबल्स नाम दे रहे हैं, लेकिन जनरली अगर हम किसी होलसेलर या प्रोड्यूसर से सामान जब हम अपने गुड्स को परचेज कर रहे हैं, किस तरीके से कर रहे हैं, वही क्रेडिट पर अगर परचेज कर रहे हैं और पेमेंट हमने अभी तक नहीं की है, तो उस टाइम पर जिन लोगों को से हम सामान खरीद रहे हैं और जिनको हमने पेमेंट करनी हमारी बाकी है, उनके लिए हम शब्द यूज करेंगे क्रेडिटर्स। जिनको हमने कोई कस्टमर है जिसको हमने सामान उधार में बेचा है, वो हमारा डेटर्स होता है। और होलसेलर या प्रोड्यूसर जिससे हम सामान खरीद कर ला रहे हैं, सप्लायर जो होता है वो हमारा क्रेडिटर्स होता है, जिससे हम उधार में सामान खरीदते हैं। ये सब हम पिछले जो टर्म्स हैं उनमें कर ही चुके हैं कि कोस्ट क्या होती है, कि कोस्ट कोई प्रोडक्ट है उसको हम कस्टमर को बेच रहे हैं, तब तक उस पर जितना भी खर्च हुआ है उसको हम कोस्ट कह रहे हैं, गुड्स पर जो हम खर्चा कर चुके हैं उसको। इसके बाद वाउचर है। वाउचर एक डॉक्यूमेंट होता है जो हमारे एक तरीके से जब हम सामान खरीदते हैं तो एक रिसिप्ट प्राप्त होती है, उस रिसिप्ट को ही मोस्टली हम वाउचर कहते हैं। वाउचर एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसमें सबसे पहले, अब हम अकाउंट की बात जो कर रहे थे, प्रॉफिट एंड लॉस या बैलेंस शीट जो भी बनाएंगे आगे, उन सभी से पहले सबसे पहले एक डॉक्यूमेंट होता है जिस पर सबसे पहले हमारी जो ट्रांजेक्शन्स हैं वो रिकॉर्ड की जाती हैं, उसे हम वाउचर कहते हैं। अब बात आती है डिस्काउंट की। आपने जनरली भी नाम काफ़ी बार सुना होगा। डिस्काउंट क्या होती है? डिस्काउंट जैसे प्रोडक्ट है उसका जो सेलिंग प्राइस होता है उसमें किसी तरह का भी अलाउंस अगर ऑफर कर दिया जाता है, मीन्स हमें छूट प्रोवाइड कर दी जाती है। जब भी हम अपने सप्लायर से प्रोडक्ट खरीद रहे हैं तो अगर हमें जो प्रोडक्ट है उसकी जो सेलिंग प्राइस है, मार्केट प्राइस है, उससे कम मूल्य पर अगर हमें प्रोडक्ट प्राप्त हो रहा है तो इसका मीन्स हमने डिस्काउंट पर प्रोडक्ट को रिसीव किया है। इसी तरीके से अगर हम अपने कस्टमर को सामान बेच रहे हैं तो उनको अगर हम सेलिंग प्राइस जो मार्केट प्राइस है उससे कम प्राइस पर अगर उससे बेच रहे हैं तो जितना छूट हम उन्हें दे रहे हैं वही हमारी डिस्काउंट होती है। डिस्काउंट दो टाइप की होती है, एक ट्रेड डिस्काउंट है, एक कैश डिस्काउंट है। ट्रेड डिस्काउंट वो डिस्काउंट है जो हम पार्टिकुलर सभी कस्टमर के लिए अवेलेबल करवाते हैं। जैसे हमारा 100 रुपये का कोई प्रोडक्ट है और अगर हम ये कहते हैं कि हम इस पर 10% डिस्काउंट दे रहे हैं, तो कोई भी कस्टमर आता है तो हम सभी कस्टमर को 100 रुपये वाले प्रोडक्ट को हम 10% डिस्काउंट कटाकर हर कस्टमर को उसे हम 90 रुपये में देंगे। लेकिन दूसरी जो कैश डिस्काउंट है वो हम क्या करते हैं, इसके साथ एक कंडीशन लगाते हैं कि 10% तो डिस्काउंट दे ही रहे हैं जिसको हम ट्रेड डिस्काउंट नाम देंगे, लेकिन अब जो कस्टमर हमारे होंगे अगर कैश में पेमेंट करते हैं,
अब हमारे कस्टमर जो है कुछ उधार में खरीदने वाले हैं, कुछ कैश में खरीदने वाले हैं। तो जो हमारे कस्टमर कैश प्रोवाइड करेंगे, जो कैश में पेमेंट करेंगे, उनके लिए 5% डिस्काउंट हम एक्स्ट्रा दे देते हैं कि 90 रुपीज़ से भी हम 5 रुपये उनसे कम लेंगे, और जो उधार में खरीद रहे हैं उनको वही सिर्फ ट्रेड डिस्काउंट मिलेगा। ये इन दोनों डिस्काउंट में फ़र्क होता है। रिबेट भी एक तरीके से डिस्काउंट ही है, लेकिन इसको मोस्टली क्या करते हैं कि हमारे जो सेलर अलाउ करता है वो कब करता है, जब हमारा प्रोडक्ट या तो हमारी क्वालिटी प्रोडक्ट की पुअर होती है या उसमें किसी भी तरीके का डिफेक्ट होता है प्रोडक्ट में, उस टाइम पे हम और भी एक्स्ट्रा जो डिस्काउंट देते हैं उसको हम डिस्काउंट नहीं बोलकर उसको रिबेट नाम देते हैं। एक तरीके से ये भी हमारा है डिस्काउंट ही, छूट ही है, लेकिन उसमें इसको पार्टिकुलर कब दिया जाता है, या तो हमारे गुड्स की क्वालिटी पुअर होती है या इसमें किसी तरीके का डिफेक्ट होता है। गुड्स एंड सर्विस टैक्स क्या है? ये हमारा एक टैक्स है जो हमारी जीएसटी नाम आपने बार बार सुना होगा। गुड्स एंड सर्विस टैक्स है जो हमारे सभी प्रोडक्ट में अब क्या किया है कि गवर्नमेंट ने सभी टैक्स को शामिल करके सिंगल टैक्स जो किया है जीएसटी। तो जीएसटी हम जब सामान परचेज कर रहे हैं उस टाइम भी हमें पे करना होता है, और जब हम सामान बेच रहे हैं तो उसी जीएसटी को हम कलेक्ट कर लेते हैं अपने कस्टमर से। और भी छोटी छोटी बातें हैं, कुछ इंपॉर्टेंट अकाउंटिंग टर्म्स और रहती हैं जो हम आगे भी हम बार बार पढ़ते जाएंगे, लेकिन एक बार अभी भी देख लेते हैं। एंट्री शब्द है, बार बार हम कहेंगे कि एंट्री कर रहे हैं, तो एंट्री मीन्स कोई भी ट्रांजेक्शन हमारी हुई, कोई भी लेन देन हुआ, उसको अगर बुक्स में रिकॉर्ड कर रहे हो तो इस रिकॉर्ड करने के सिस्टम को ही हम क्या कहते हैं कि हम एंट्री कर रहे हैं। इसके बाद आता है बैड डेट्स, जो अभी हम डेटर्स की बात कर रहे थे कि जिन लोगों को हम सामान उधार में बेच रहे हैं वो हमारे जिन पर्सनस को हम सामान उधार में बेच रहे हैं उन्हें हम कहेंगे डेटर्स। लेकिन इन डेटर्स में से कुछ ऐसे पार्टिकुलर पर्सन होते हैं कि जो उस पैसे की पेमेंट नहीं कर पाते हैं। जो हमने सामान उधार में बेचा था उसका पैसा अगर हमें नहीं मिल पाता है तो जो पैसा हमें नहीं मिल पाता उसे हम बैड डेट्स बोलते हैं, डूबत ऋण बोलते हैं, कि जो पैसा है हमारा वो डूब गया है। इसके बाद शब्द आ रहा है इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट मीन्स क्या है? जो हमारे डेटर्स थे वो पैसा पे करने की सिचुएशन में नहीं है, मतलब दिवालिया हो गए एक तरीके से। अगर उनके एसेट्स भी अगर हम बेच के पैसा प्राप्त करना चाहें तो उनके पास इतनी एसेट्स भी नहीं है, तो वो पर्सन क्या हो जाते हैं? इनसॉल्वेंट हो जाते हैं। इसके अपोजिट सॉल्वेंट कौन रहेंगे कि जो हमारे पेमेंट करने की पोजीशन में होते हैं, उन पर्सन को हम सॉल्वेंट कह देते हैं। इसके बाद कह रहा है कि स्टोर क्या होता है। स्टोर क्या होता है कि जो हमारे जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो बेचने के मकसद से नहीं होती हैं, जो लेकिन बिज़नेस को चलाने के लिए उनकी वैल्यू काफ़ी ज़्यादा होती है। जैसे आप अगर कपड़ों का बिज़नेस कर रहे हो तो कपड़े तो आप प्रोडक्ट को बेच रहे हो, लेकिन उन कपड़ों को पैक करके जो दे रहे हो, पैकिंग मटेरियल है, वो हमारा किस में शामिल हो जाएगा? स्टोर में शामिल हो जाएगा। ये लुब्रिकेंट्स हैं, स्पेयर पार्ट्स ऑफ मशीनरी हैं कि कोई हमारा जैसे मशीनरी के लिए स्पेयर पार्ट्स हमने रख रखे हैं, मशीनरी में कोई ग्रीस है, ऑयल है, इस तरीके के प्रोडक्ट हम यूज कर रहे हैं, तो इस तरीके का सामान जो हम लेकर आ रहे हैं जिनको हमने अपने बिजनेस में रखा है उसे हम स्टोर नाम देते हैं, स्टोर्स कहते हैं इनको। रिवेन्यू शब्द को हम पहले भी पढ़ चुके हैं इनकम और एक्सपेंसेस के टाइम पे, कि रिवेन्यू क्या होता है कि रेगुलर बेसिस पर कोई भी प्रोडक्ट बेचने से जो टोटल जो भी अमाउंट रिसीव हुई उसको हम रिवेन्यू कहेंगे। रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस का मतलब है कि जो रेकरिंग नेचर की रिवेन्यू है हमारी, जो गुड्स को बेचने से जो पैसा प्राप्त होता जा रहा है उसको हम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से जो पैसा प्राप्त हो रहा है उसको रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस कहते हैं। टर्नओवर हमारी पार्टिकुलर टाइम पीरियड में पूरा एक जो 12 मंथ का हमारा अकाउंटिंग पीरियड होता है उसमें जो भी हमारा सेल हुई है टोटल उसको हम टर्नओवर नाम देते हैं। लाइव स्टॉक हमारे डोमेस्टिक एनिमल्स जो होते हैं जिनको हम बिजनेस में यूज कर रहे हैं, उसको हम जैसे हम बिजनेस में अपने हॉर्सेस को या किसी कैटल्स को हम यूज कर रहे हैं तो वो हमारी एक तरीके से एसेट्स हैं, और उस एसेट्स का एक पर्टिकुलर हम नाम देते हैं कि जो एनिमल्स हम यूज कर रहे हैं बिजनेस में उसको लाइव स्टॉक कहते हैं। इसके अलावा एक शब्द और आ रहा है हमारा इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट मीन्स हमने कहीं भी किसी भी कंपनी के शेयर्स में, डिबेंचर्स में हमने अगर पैसा जो है वो डिप्लॉय कर रखा है उसको हम इन्वेस्टमेंट नाम देते हैं, और एक्स्ट्रा पैसा कमाने के मकसद से हमने अपने पैसे को कहीं भी इन्वेस्ट कर रखा है, कहीं भी लगा रखा है शेयर में, डिबेंचर्स में, तो उसको हम इन्वेस्टमेंट नाम देते हैं। तो ये हमारी कुछ टर्म्स हैं जो हमारी 11th क्लास की अकाउंटेंसी है उसको शुरू करने से पहले हमें इन सभी टर्म्स पर एक बार नज़र डालनी ज़रूरी थी, ताकि हम आगे जो भी हमारा सिलेबस कवर करेंगे उसमें जो भी वर्ड आएंगे उनके लिए हम कंफ्यूज ना हो कि ये होता क्या है। तो सबसे पहले हम अकाउंटेंसी शुरू कर रहे हैं तो इन टर्म्स का हमें पता होना ज़रूरी है।
आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।